गाइस, आपको याद होगा हमने पिछली बार जो किया था डिस्कस, आपको याद होगा हमने पिछली बार ये डिस्कस किया कि हमारे देश में बैंक्स कैसे ओपन होते हैं। राइट, हमने बात की बैंक ऑफ हिंदुस्तान की। तो इंडिया की हिस्ट्री में सबसे पहले जो बैंक ओपन हुआ उसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। राइट, मगर इन बैंकों का कोई मतलब भारतीयों को फायदा पहुंचाना नहीं था। हमने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो ओरिजिनलिटी है वो कहाँ छुपी हुई है, बैंक ऑफ बंगाल के अंदर। बैंक ऑफ बंगाल क्रिएट हुआ 1806 के अंदर। उसका फिर बैंक ऑफ बॉम्बे क्रिएट हुआ 1840 में। इसके बाद फिर बैंक ऑफ मद्रास क्रिएट हुआ 1842 में। एंड इन सभी बैंकों को मर्ज किया। मर्ज कब? 1921 में। और इन तीनों का नाम बदल कर रख दिया गया इंपीरियल बैंक। आजादी के बाद चूंकि सबसे बड़ा बैंक था तो सरकार ने कहा अब तो ये सरकारी बैंक है, तो इसका नाम चेंज हुआ, रख दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हिस्ट्री बहुत क्या है, पुरानी है। 1806 से इसको हम कह सकते हैं। और हमने एक चीज की थी हाईलाइट यहाँ पे कि पीएनबी वो बैंक है भारत का जो आप कह सकते हैं कि पहला स्वदेशी बैंक। स्वदेशी क्योंकि इसको बनाने वाले इंडियंस थे। लाला लाजपत राय की बहुत ज्यादा भूमिका आपको यहाँ दिखेगी। बहुत बड़ी भूमिका आपको यहाँ पे लाला लाजपत राय की नजर आएगी। ठीक है जी। नाउ जब ये आरबीआई बना था, आरबीआई, तो गवर्नमेंट की हिस्सेदारी इसमें खाली कितनी थी? 4.4%। अब कितनी है? 100%। अब आरबीआई पूरी तरह से सरकार के हाथ में है। पहला गवर्नर कौन था इसका? सर ऑसबॉर्न स्मिथ, एक अंग्रेज। 1 अप्रैल 1935 से आरबीआई ने काम करना स्टार्ट किया था। एंड अभी की हम बात करें हम लोग कि पहला इंडियन कौन जो बना गवर्नर, तो सीडी देशमुख, फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई 1943 में ही बने थे। इसके बाद हमने बहुत सारी बातें कही कि आरबीआई को नेशनलाइज किया गया। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस साल हुआ? 1949 में। जो आरबीआई है, ये यूं कहें कि भारतीय रिजर्व बैंक है, उसका नेशनलाइजेशन जो है 1949 में हुआ एक तरह से। ठीक है जी, चलिए ये डिस्कस कर लिया हमने। अब हमने ये भी कहा था कि इस कानून के बाद बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में कहा गया था कि अब जो भी बैंक्स होंगे भारत में वो डायरेक्ट कंट्रोल में किसके होंगे? आरबीआई के। और बिना आरबीआई की परमिशन के आप कुछ कर नहीं सकते हैं। फॉर एग्जांपल, और किसी को बैंक खोलना है तो लाइसेंस कौन देगा? आरबीआई। यदि कोई नई शाखा भी खोलनी है, सपोज करो कि एसबीआई की इच्छा है कि चंबा के किसी गांव में एक शाखा खोलनी है, एक ब्रांच खोलनी है, तो बिना उसकी आरबीआई की परमिशन के वो नहीं कर सकते हैं ऐसा। बाकी एसएलआर हैं या सीआरआर हैं, ये भी कौन तय करते हैं जी? आरबीआई। ब्याज कितना रखना है, नहीं रखना है, इसका भी कंट्रोल किसके ऊपर है? आरबीआई के ऊपर है। चलिए, तो आरबीआई के फंक्शन क्या क्या हैं आज हम ये समझेंगे। डाल दीजिए हेडिंग, आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शंस, मन तरह से काम क्या है उसके। रिजर्व बैंक के मुख्य कार्य, फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक। पहली बात, कंट्रोलर ऑफ टू थिंग्स, माने दो चीजों का नियंत्रक। और दो चीजें कौन से हैं? कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन, माने पैसे की जो मांग है उसे पूरा करना और महंगाई नियंत्रित करना। तो हिंदी वाले ऐसे लिखेंगे कि पैसे की मांग को पूरा करना और महंगाई नियंत्रित करना। पैसे की मांग को पूरा करना और महंगाई को नियंत्रित करना। पैसे की मांग को पूरा करना और महंगाई को नियंत्रित करना। ठीक है जी। देखिए, बैंकों के पास कैश कहां से आता है? आरबीआई से आता है। तो आरबीआई ही इनको कैश उपलब्ध कराता है। कि प्रिंटिंग वाला काम कौन करता है? आरबीआई। बैंकों के पास ये राइट नहीं है कि वो नोट प्रिंट कर दें। अगली बात, कंट्रोलर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मैंने फॉरेन एक्सचेंज की जहां तक हम बात करें
तो विदेशी मुद्राओं का नियंत्रक ये होता है। फॉरेन एक्सचेंज समझता क्या चीज होती है? माने विदेशी जो मुद्राएं होती हैं उनका कंट्रोलर भी यही है। फॉर एग्जाम्पल कौन सी मुद्रा बाहर से इंडिया में आएगी, इंडिया से बाहर जाएगी, ये भी यही कंट्रोल करता है। फेरा और फेमा की हम बात करेंगे। फेरा है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट और फेमा है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। हम इसे पढ़ने वाले हैं। पर विदेशी मुद्राएं किसी कंपनी की ओर आती हैं तो फेमा के अंदर आती है। जैसे मान लीजिए रिलायंस को या टाटा को कोई कंपनी फंडिंग करती है, तो किस कानून के तहत वो फंडिंग आएगी? फेमा के तहत, जो बिजनेस पर्पस के लिए होती है। और जो एनजीओ को दान मिलता है वो फेरा के तहत आती है। जैसे मान लो हमारा एक एनजीओ है जो भारत में बच्चों को पढ़ाने वाला काम कर रहा है, गरीबों को खाना खिला रहा है, तो कोई विदेशी व्यक्ति हमारे खाते में पैसा डालना चाहे, विदेशी व्यक्ति, तो किसके अंडर आएगा? वो फेरा के अंडर आएगा। यदि हम उस पैसे का दुरुपयोग करते हैं तो फॉरेन फंडिंग हमारे एनजीओ की आरबीआई ब्लॉक कर सकता है। तो कोई भी विदेशी व्यक्ति हमारे खाते में पैसा फिर नहीं डाल पाएगा। जैसे कई एनजीओ भारत में हैं जो दिखाते हैं कि हम गरीबों की सहायता कर रहे हैं, हम बच्चों को खाना खिला रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, बट उनका वो जो विदेशी पैसा होता है वो भारत के अगेंस्ट वो यूज करते हैं उसको। ऐसा कई बार पाया गया है। तो उनकी फंडिंग फिर ब्लॉक कर दी जाती है। तो फेमा और फेरा। अगली बात नेक्स्ट क्या है? बैंकर टू टू थिंग्स। एक, सरकार को पैसा देना उधार के रूप में, वो भी इसका काम है, और बैंकों को उधार देना, ये भी इसका काम है। तो दो चीजों का बैंकर कहिए आप, बैंकर ऑफ टू थिंग्स, दो वस्तु, दो चीजों का बैंकर। तो कौन सी दो चीजें हैं जिनका ये बैंकर है? तो हम बात करें तो ऐसे लिखेगा, सरकार को कोई भी उधार देना हो आरबीआई देगा। बैंकर टू गवर्नमेंट एंड पब्लिक डेट मैनेजमेंट जो भी है, और बैंकों को उधार देना हो, जैसे मान लो एसबीआई को पैसा उधार चाहिए या पीएनबी को उधार चाहिए तो आरबीआई देगा उनको। और ब्रैकेट में लिखेगा लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। आरबीआई जो है वो क्या है? बैंकर, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। मैंने किसी बैंक पर क्राइसिस आ जाए, क्या जाए? क्राइसिस, और उनको अब बचना है, बचाना है खुद को, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा जी? ऐसी स्थिति में उनको जो है वो आरबीआई के दरवाजे पे जाना पड़ेगा, और इसलिए उसको कहते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। कोई दिक्कत ही? नाउ रेगुलेटर ऑफ टू थिंग्स। अब ये फिलहाल छोड़ दीजिए कि बड़ी डिटेलिंग वाली चीजें हैं कि कैसे वो करेगा रेगुलेट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को, वो आपके लेवल से बहुत ज्यादा है ना। हम बात करेंगे आज कि कंपनी में और बैंक में क्या फर्क होता है। एक कंपनी में और बैंक में क्या फर्क होता है अंडरस्टैंड कीजिएगा। एक कंपनी के स्ट्रक्चर को हम समझते हैं, एक कंपनी के ढांचे को हम समझते हैं। देखिए सुनिएगा फिर आप उसको लिखेंगे। जो बैंक कंपनी होती है, कंपनी में एक क्या होता है जी? चेयरमैन। जैसे रिलायंस का चेयरमैन कौन है? मुकेश अंबानी है। बट क्या मुकेश अंबानी रिलायंस के सारे फैसले कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो चेयरमैन का है का? भाई ये स्कूल का चेयरमैन नहीं है, ये किसी पब्लिक स्कूल का चेयरमैन नहीं है, ये चेयरमैन बहुत बड़ी कंपनी का है। और कंपनियां चलती कैसे हैं आइए समझते हैं। कंपनी का चेयरमैन क्या है? मुकेश अंबानी। चेयरमैन मीन्स सबसे बड़ा पद। उसके बाद कौन आते हैं? उसमें एमडी या फिर सीईओ आते हैं। जो एमडी होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर या सीईओ, ये होते हैं एम्प्लॉयज कंपनी। क्या होते हैं? कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं। सबसे बड़ा एम्प्लॉय कौन होता है कंपनी में? एमडी। मैंने एक तरह से रोजमर्रा के काम की देखरेख कौन करता है? एमडी या फिर सीईओ। जो चेयरमैन है वो रोज काम नहीं देखते कि क्या चल रहा है कंपनी में काम। कंपनी को चलाने की जिम्मेवारी किसकी होती है? एमडी या फिर सीईओ की। तो समझे डिफरेंस क्या है चेयरमैन और इसमें? चेयरमैन सबसे बड़ा पद, पर काम कौन देखेगा? एमडी और सीईओ। इसलिए एमडी और सीईओ जो होते हैं एक्सपर्ट लोग होते हैं। जैसे मान लो सत्य नडेला है माइक्रोसॉफ्ट का, तो सुंदर पिचाई हो गए फेसबुक के, ऐसे ऐसे नाम होते हैं जो आईआईटी से पढ़ के आए होते हैं, बहुत काम किया होता है। अगली बात, कंपनी में क्या होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के होते हैं वो कंपनी के फैसले करते हैं किन बातों पे? फंडिंग्स के ऊपर,
नई ब्रांचेस कहाँ खोलनी है, सारी चीजें कौन लेंगे फैसले जी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आई रिपीट, कंपनी के डिसीजन कौन लेते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वहां वोटिंग होती है। देखिए भाई, जैसे पंचायतें देखी हैं आपने, ग्राम पंचायत में मान लीजिए आपकी ग्राम पंचायत है, उसमें कुछ 50 लाख रुपए आए हैं, तो वो पैसा कहाँ खर्च किया जाए, ये फैसला कौन लेते हैं? ग्राम पंचायत के लोग जो बैठक में होते हैं। फिर क्या होता है वहां वोटिंग की जाती है। वोटिंग, ये पैसा कहाँ खर्च किया जाए, वोटिंग के जरिए फिर डिसीजन लिए जाते हैं। तो सिमिलरली जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो बहुत सारे होते हैं वहां पर, वो लेते हैं क्या? फैसले। एनआईटी है, आईआईटी है, आईआईएम्स हैं, जितने बड़े बड़े संस्थान हैं, यहां पे कौन होते हैं जी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वो करते हैं उसके बारे में फैसला। क्या आपने एनएचपीसी का नाम सुना है जी? एनएचपीसी के फैसले कौन करता होगा? क्या एनएचपीसी कंपनी है एक? हाँ कंपनी है। तो जो उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो फैसले करते हैं। समझे आप? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो निष्पक्ष होते हैं। क्या होते हैं? जो निष्पक्ष होते हैं। गवर्नमेंट का पूरा हाथ होता है अपॉइंट करने में निष्पक्ष आदमियों को यहाँ पे। तो निष्पक्ष आदमी होते हैं जो वहां फैसले करते हैं, क्योंकि कंपनी मुकेश अंबानी की जागीर नहीं है। रिलायंस कंपनी मुकेश अंबानी की जागीर जो है वो नहीं है। ये कुछ दुकान नहीं है कि पूरा कंट्रोल मुकेश अंबानी का होगा इसके, क्योंकि रिलायंस एक ऐसी कंपनी है जिसमें काफी क्या होते हैं? शेयर होल्डर। हो सकता है मैंने भी रिलायंस के शेयर्स ले रखे हूं और मैं यहां पढ़ा रहा हूं, तो मीन्स मैंने तो शेयर्स इस उम्मीद से खरीदे कि रिलायंस कंपनी प्रॉफिट में जाए और मेरे को फायदा होगा। तो मीन्स मैं भी तो फिर हिस्सेदार हूं रिलायंस के अंदर। तो दैट इज वाई जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं निष्पक्ष तरीके से फैसले जो है वो कंपनी के बारे में करते हैं। अब शेयर होल्डर की हम बात करें तो हो सकता है कि मैं और आप छोटे शेयर होल्डर हों और मुकेश अंबानी क्या है? बड़ा शेयर होल्डर है। आज भी रिलायंस का लगभग 23% शेयर अकेले किसके पास है? हाँ जी, मुकेश अंबानी के पास। तो ज्यादातर डायरेक्टर किसके होंगे? मुकेश अंबानी के। इट मीन्स मुकेश अंबानी के पास दम होगा फैसले लेने का, क्योंकि उसके पास ज्यादातर क्या है? शेयर्स है। आई रिपीट, आज की डेट में मुकेश अंबानी के पास कितने शेयर्स हैं? 23%। कल परसों मुकेश अंबानी के पास 100% शेयर हो जाए तो क्या होगा? सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसके होंगे? मुकेश अंबानी के। मुकेश अंबानी कहेगा उठो तो ये उठेंगे, बैठो तो ये बैठेंगे। पर क्या आज ऐसा है? आज ऐसा नहीं है। मुकेश अंबानी के सिर्फ कितने परसेंट शेयर हैं? 23%। तो उसकी शेयर होल्डिंग के बेसिस पे उसके क्या होंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और बाकी शेयर्स 23 घटा लो, विच मीन 77% शेयर्स किसके पास है? आम लोगों के पास है, मेरे पास है, शायद आपके पास है, शायद किसी और के पास है। तो हमारा हक है कंपनी पे कि कंपनी ढंग से चले। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर निष्पक्ष तरीके से यहाँ पे क्या करते हैं? कंपनी को मैनेज करते हैं। बट फैसले कौन करता है जी? एमडी या फिर सीईओ। जब बोर्ड की मीटिंग होती है तो बोर्ड की मीटिंग में सीईओ को बुलाया जाता है और बोलते हैं कि बताओ क्या काम किया आपने, क्या चल रहा है यहाँ पे, कंपनी की हेल्थ कैसी है, क्या फैसले किया आपने, सारा बताइए। तो यूं मान के चलिए कि जो कंपनियां होती हैं वो जैसे देश चलता ना निष्पक्ष तरीके से, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं जो गवर्नमेंट को पूछते हैं कि आपने पैसा कहाँ खर्च किया, यहाँ आपने ठीक खर्च नहीं किया, रोड नहीं बनी हमारी, फलना नहीं हुआ। पूरा निष्पक्षता से काम चलता है यहाँ। तो भाई एक तरह से आप समझे। तो क्या आपसे कोई पूछे कि कंपनी के अंदर सबसे बड़ा पद कौन होता है? चेयरमैन। पर कंपनी का रोजमर्रा का काम कौन देखता है? एमडी या फिर सीईओ। पर कंपनी के फैसले कौन करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट। और शेयर होल्डर कौन होते हैं तो आप जानते हैं। आप आज फोन पे लॉग इन करिए, रिलायंस के आप जितने भी शेयर चाहें तो बाय कर सकते हैं। आप भी रिलायंस में हिस्सेदार जो है वो बन सकते हैं। चलिए अब जो आरबीआई की बात करें तो आरबीआई का ढांचा कंपनी ऐसा नहीं होता है। आरबीआई की हम बात करें तो आरबीआई का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? गवर्नर। गवर्नर के नीचे 4 क्या होते हैं? डेप्यूटी गवर्नर। एक तरह से ये काम देखेंगे, जहां एमडी और सीईओ होता है ना, यहाँ पे कौन होते हैं? एमडी और सीईओ। यहाँ कौन होता है? गवर्नर और डेप्टी गवर्नर। जहां यहाँ पर बोर्ड ऑफ क्या होते हैं? डायरेक्टर्स। तो यहाँ कौन है? इसको होते सेंट्रल बोर्ड बोलते हैं। यहां भी कौन बैठते हैं? डिफरेंट डायरेक्टर्स। समझा? और उसके बाद यहां शेयर्स में आम लोग भी थे, आम लोग। मुकेश अंबानी के साथ आम लोग का भी हिस्सा इसके अंदर, आम लोगों का। बट यहाँ पे क्या है? 100% शेयर किसके पास है? इसका मतलब सेंट्रल बोर्ड में सारे डायरेक्टर किसके होंगे?
गवर्नमेंट के होंगे। तो आरबीआई का पैसा कहाँ कितना खर्च करना है कौन डिसाइड करेगा? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो आरबीआई है वो निष्पक्ष संस्था है? हाँ जी। कैसे कहें, जो सेंट्रल बोर्ड पे गवर्नमेंट का ही कंट्रोल है, कैसे कह सकते हैं? तो सेंट्रल बोर्ड ही फैसले करता है, और सेंट्रल बोर्ड किसका बनाया होगा? उसके शेयर होल्डर का। और शेयर होल्डर कौन है? सारे के सारे ये तो गवर्नमेंट के ही हैं। तो बोलने का अर्थ ये कि बेशक गवर्नर के निजी काम में सरकार अड़ंगे नहीं अड़ाती है, पर इनका जो प्रॉफिट होता है वो कितना कहाँ खर्च किया जाएगा, डिसीजन कौन लेते हैं? सेंट्रल बोर्ड। और सेंट्रल बोर्ड जो है वो ज्यादातर गवर्नमेंट जो बोलती है वैसा वैसा करते हैं, क्योंकि उसके ही बनाए हुए लोग वहां पे बैठते हैं। मैं चाहूंगा अब आप थोड़ा लिख लें इसको, अपने उससे ढांचा सा बना लें, ताकि आपको थोड़ा मेमोराइज तो रहे। कल परसों कहीं उठे बैठे हैं आप तो आपको पता हो यार एक कंपनी में और एक एक इसमें आरबीआई में या बैंकिंग व्यवस्था में फर्क होता है चलाने में उसको। इन संस्थाओं को ऑपरेट करने में क्या होता है? फर्क होता है। ये ऐसी चीजें हैं जो आपने एक बार पढ़ ली सो पढ़ ली, बार बार जो है वो ना पढ़ेंगे ना हम पढ़ाते हैं इसको, तो बार बार कोई नहीं पढ़ाता। नोट करिए, नोट हो जाए तो बोलेंगे, मैं स्लाइड को नीचे करूंगा। हो गया जी? सही है। अब ये बना लीजिए, यहाँ सेंट्रल बोर्ड करेगा फैसले, सेंट्रल बोर्ड लेगा यहाँ पे डिसीजंस। प्लीज अंडरस्टैंड। बन गए जी? मेन तो आपका पर्पज है कि आपकी थॉट होनी चाहिए क्लियर कि आरबीआई में और इनमें जो है वो फर्क क्या है। चलिए, तो अब हम देखेंगे कि आरबीआई जो एक संस्था है इसमें कितने होते हैं डायरेक्टर्स? तो 5 होते हैं ऑफिशियल और 16 होते हैं नॉन ऑफिशियल्स। ठीक है जी? 16 क्या होते हैं? नॉन ऑफिशियल। माने डायरेक्टर्स मतलब व्हाट? डायरेक्टर सेंट्रल बोर्ड के डायरेक्टर्स जो आरबीआई के रोजमर्रा के जो फैसले हैं वो लेंगे। इवन आरबीआई को चलाएगा कौन? गवर्नर। पर जो उसके मैनेजमेंट के फैसले हैं कौन लेते हैं? सेंट्रल बोर्ड। तो सेंट्रल बोर्ड में 5 तो ऑफिशियल हो गए डायरेक्टर्स, और ये ऑफिशियल डायरेक्टर कोई और नहीं, खुद गवर्नर और डिप्टी गवर्नर मिला के 4 और 5, खुद वो 5 तो वो हो जाते हैं। अभी गवर्नर का नाम क्या है भाई? हाँ जी, संजय मल्होत्रा। तो ये शक्तिकांत दास अब नहीं है, ये पुरानी पीपीटी है। अब संजय मल्होत्रा हमारे क्या है? गवर्नर है। और अगली बात नॉन ऑफिशियल की हम बात करें तो नॉन ऑफिशियल 16 में 2 होते हैं बिल्कुल गवर्नमेंट के लोग, जो सरकार जो बोलेगी वो चले जाएंगे वहां पे। 10 क्या होते हैं? जिनको गवर्नमेंट करती है नॉमिनेट। तो नॉमिनेशन का मतलब है कि सरकार चुन लेगी, अच्छा ये बंदा कोई प्रोफेसर है, कोई बंदा किसी इकोनॉमिक्स में या मैनेजमेंट में कोई जानता है। 2 तो गवर्नमेंट ऑफिशियल मीन्स उसका सरकारी कोई आईएएस ऑफिसर हो,
तो कोई आईएएस ऑफिसर को बोलेंगे चल 2 साल के डेपुटेशन पे तो क्या बन जाए, डायरेक्टर। और 4 जो डायरेक्टर होते हैं वो आरबीआई के लोकल बोर्ड से आते हैं। आप जानते हैं आरबीआई का जो मेन ऑफिस है वो कहाँ है जी, मुंबई के अंदर है। लोकल बोर्ड बने वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ और साउथ में। जैसे आप हम अगर दिल्ली जाएं तो दिल्ली में भी आरबीआई ऑफिस है, उसे बोलते हैं आरबीआई के लोकल बोर्ड। तो दिल्ली में है तो नॉर्थ वाला हो गया, ठीक है जी। तो वेस्ट, ईस्ट और नॉर्थ साउथ, तो टोटल आपके पास कितनी हो गए, 16 और 5 21 डायरेक्टर्स। एग्जाम में क्वेश्चन आया कि कितने डायरेक्टर्स होते हैं, तो आपने कहना 21 होते हैं। 5 तो स्वयं आरबीआई के गवर्नर और डेप्यूटी गवर्नर बन जाएंगे, और बाकी जो है वो कौन कहाँ से आएगा, इतना गहराई से वैसे पूछते नहीं है। हम सेफ्टी लेके चले हैं, क्योंकि हिमाचल में अब कौन क्या पूछ लेगा कुछ पता नहीं है। अतरंगी तरीके से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या पूछने वाले हैं। तो कोई भी सब्जेक्ट कितना पूछ लेंगे कुछ पता नहीं है। तो दैट इज वाई अब थोड़ा हमें अलग तरीके से काम करना पड़ेगा। चलिए, जो हमने कहा कि जो 5 लोकल बोर्ड हैं वो 5 कहाँ कहाँ है, नॉर्थ वाला दिल्ली जो मैंने अभी कहा, ईस्ट वाला कहाँ, कलकत्ता के अंदर, और साउथ वाला मद्रास के अंदर है, मद्रास में चेन्नई के अंदर है, और वेस्टर्न मने जो पश्चिमी है वो किसके अंदर है, बॉम्बे के अंदर है। तो इनके 4 जो, ठीक है जी, चलिए नोट करिए फटाफट से। बन गए जी, 4 बने, नॉर्दर्न, वेस्टर्न, सदर्न और ईस्टर्न जो है उनके ऑफिस कहाँ कहाँ हैं ये आपको पता होना चाहिए। होप आपको इतनी जानकारी मिल चुकी है। अगली बात, गवर्नर या डेप्यूटी गवर्नर कौन बनेगा, इसका फैसला कौन करता है। हेडिंग डाल दीजिए, गवर्नर या डेप्यूटी गवर्नर किनके द्वारा चुना जाता है, हु सिलेक्ट्स गवर्नर और डेप्यूटी गवर्नर, हु सिलेक्ट्स गवर्नर और डेप्यूटी गवर्नर। देखिए, तो अब आप देखेंगे कि गवर्नर और डेप्यूटी गवर्नर को जो चुना जाता है वो किसके द्वारा, एक कमेटी के द्वारा, जिस कमेटी का मुखिया कौन होता है, आईएएस, जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। इसका मतलब ये है कि आईएएस इतनी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है कि आरबीआई के गवर्नर को भी चुनने में उसका क्या है, हाथ है। तो हिंदी वाले ऐसे लिखेंगे कि गवर्नर और डेप्यूटी गवर्नर को एक कमेटी द्वारा चुना जाता है। गवर्नर और डेप्यूटी गवर्नर को एक कमेटी के द्वारा चुना जाता है, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव ब्रैकेट में आईएएस करते हैं। जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव ब्रैकेट में आईएएस करते हैं। तो जस्ट इमेजिन द पावर ऑफ आईएएस। दैट इज वाई इंडिया में आईएएस बनना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि एक बार आप आईएएस बन गए तो फिर तो दुनिया बहुत अलग हो जाती है, क्योंकि एकदम प्रमोशंस मिलती हैं, और जब आप ओल्ड एज में होते हैं तो आप कैबिनेट सेक्रेटरी तक के पद को जो है वो होल्ड करते हैं, जो कि बहुत अलग और बड़ी क्या है, बात है। ठीक है जी, चलिए हम पढ़ेंगे कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स, हेडिंग डाल दीजिए, माने बैंकों के प्रकार, और कमर्शियल बैंक्स को हम डिस्कस करेंगे। कमर्शियल बैंक्स, तो कमर्शियल बैंक्स माने ऐसे बैंक जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जिनका पर्पस खाली पैसा कमाना ही है। हाँ, ऑब्वियसली कोई पैसा कमाएगा तो पैसे के बदले में वो सेवाएं देगा। हम लोग किसी बैंक में खाता खोलते हैं तो बैंक ऑब्वियसली हमको सेवाएं देता है, और उसके बदले में हमसे वो क्या लेता है, चार्ज लेता है। जैसे अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड का 1 साल का जो चार्ज है वो लगभग 1000 रुपये चार्ज कर रहे हैं आजकल। उनसे जिनके पास, जैसे एचडीएफसी का अगर आपके पास एटीएम कार्ड है, और एचडीएफसी एटीएम कार्ड में आपको फैसिलिटी काफी बढ़िया दे रहे हैं, तो 1000 रुपीज वो चार्ज करते हैं आपसे, क्या है, साल का, डेबिट कार्ड का। इसका मतलब ये कि बैंक हमसे चार्ज कर रहा है, बैंक हमसे पैसे ले रहा होता है,
कॉमर्शियल बैंकों की बात करें तो पब्लिक, प्राइवेट और फॉरेन। डिफरेंशियल बैंक्स भी है, पर फिलहाल आज का सिलेबस से बाहर, इसलिए इसको ग्रीन में रखा गया है। फिलहाल 3 डाल दीजिए। कॉमर्शियल बैंकों में पब्लिक मनी जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, ये सारे हैं। तो कॉमर्शियल बैंक्स पर सरकारी वाले हैं। इन बैंकों का एकमात्र उद्देश्य क्या है? पैसा बनाना। इसलिए एसबीआई या पीएनबी गांव-गांव में नजर नहीं आएगा। कोई गांव में, कहीं छोटे से गांव में जहां 4 ही दुकानें हैं, वहां बैंक खोल दिया गया, ऐसा नहीं है। जहां भीड़-भाड़ का इलाका है, जहां कोई एजुकेशन संस्थान भी है, सेंटर पॉइंट भी है, वहां खुलते हैं ये बैंक्स। इनका पर्पस क्या है? रुपया बनाना। प्राइवेट में क्या होता है? जैसे मान लो आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ये प्राइवेट बैंक्स हो गए, कॉमर्शियल बैंक्स हैं। और फॉरेन वाले जैसे एचएसबीसी हो गया, एचएसबीसी है, या अपना अमेरिकन एक्सप्रेस हो गया, ये फॉरेन बैंक्स होते हैं। तो विदेशी बैंकों को भी भारत में बैंक खोलने की परमिशन है। कोऑपरेटिव बैंक क्या होते हैं? जैसे अर्बन भी होते हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, कांगड़ा वाला जो कोऑपरेटिव बैंक है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है। फिर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक भी होते हैं। और पैक्स की हम बात करेंगे, इनको रट्टा मार लीजिए फटाफट से, इनको फटाफट से रट्टा मार लीजिए। इसको नॉन बैंक की बात करेंगे कि नॉन बैंक्स क्या होती हैं, उसकी बात करेंगे, जो बैंक की डेफिनेशन में नहीं आते हैं, जो बैंकों की डेफिनेशन में नहीं आते हैं, उनकी बात करेंगे। ये तो क्या आपके कॉमर्शियल बैंक्स, ये हो गए कोऑपरेटिव बैंक। अब नॉन बैंक्स माने गैर बैंक्स या गैर बैंकिंग व्यवस्था, इनको आप बैंक नहीं बोल सकते हैं। देखिए, बैंक वो होता है जो हमको लोन भी दे और डिपॉजिट्स भी एक्सेप्ट कर ले। ऐसे हम एफडी आरडी खोलना चाहें तो जा सके वहां पे, और लोन लेना है तो लोन भी वहां पे ले सके। नॉन बैंक्स क्या होते हैं? जहां पे आप एफडी आरडी ओपन नहीं करवा सकते हैं, जो डिपॉजिट्स नहीं करवा लेते हैं हमसे। जैसे नॉन बैंक्स में देखा जाए तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक नंबर 1, नंबर 2 पे नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, राइट, नेशनल बैंक फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो ये जो बैंक है, ये लोन देगा सिर्फ किसके लिए? खेती के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। एनएचबी है, सिडबी है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जो बैंक्स हैं, आप इनको बैंक नहीं बोल सकते हैं, इवन दो कि इनके नाम के साथ कई बार लोग बैंक बोल देते हैं कि नाबार्ड बैंक या सिडबी बैंक, पर है ये बैंक नहीं है ये। क्योंकि बैंक टेक्निकली वो है जो पैसे एक्सेप्ट भी करे और पैसे लोन में भी दे, दोनों चीजें करे। ये है प्राइमरी डीलर, एनएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जैसे महिंद्रा है, राइट, ये एलआईसी है। ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल क्या है? कॉर्पोरेशन है। प्राइमरी डीलर्स भी होते हैं, पर फिलहाल आप इतना लिखेगा कि नॉन बैंक्स में एक्सिम, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी, इनके नाम डाल दीजिए फटाफट से। ये क्या है, इनके बारे में जो विशेषण है वो हम करेंगे आगे। पर बैंक में और नॉन बैंक्स में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। आई रिपीट, बैंक वो है जो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर ले और लोन भी दे, मगर नॉन बैंक्स वो है, जैसे मान लीजिए मुझे गाड़ी के लिए लोन चाहिए, कार के लिए, तो मैं महिंद्रा फाइनेंस, बजाज फाइनेंस के पास जाऊंगा तो वो दे देंगे। पर अगर मेरे को एफडी खुलवानी है तो क्या महिंद्रा फाइनेंस खोलेगा एफडी? नहीं खोलेगा। तो ये जो होते हैं, इनका बैंक से हटके काम होता है। ये सिर्फ और सिर्फ लोन देते हैं। ये बिजनेस फर्म्स होती हैं, बहुत बड़ी, क्या होती है? बिजनेस फर्म होती हैं, बड़ी बड़ी फर्म होती हैं। जैसे महिंद्रा के पास बहुत पैसा है, वो चाहता है कि मैं लोगों को क्या दूं? कर्जा दूं, और कर्जे से पैसा कमाऊं। तो बैंक का अलग सिस्टम है, वो देते हैं, फाइनेंस करते हैं। गाड़ी लेनी है, फाइनेंस हो जाएगा। फोन लेना है, फाइनेंस हो जाएगा। लैपटॉप लेना, फाइनेंस हो जाएगा। वो खाली लोन देते हैं, उनके पास पैसा बहुत है। हो गए यहां तक जी नोट? चलिए, तो व्हेन ए बैंकिंग कंपनी स्टार्टेड फॉर द इशू, चलिए, ये तो इशू, शेयर इशू करेगा, कंपनी स्टार्ट होती है। तो अब इसमें बहुत नीचे ले जाकर आपको कुछ फायदा होगा नहीं। पेड अप कैपिटल क्या होती है, आईपीओस क्या होते हैं, ये आपके काम की चीज मुझे लगती नहीं कि इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस करें, कुछ फायदा नहीं है। तो इस चैप्टर में फिलहाल इतनी ही बात है, और इसमें कुछ और चीजें नहीं है डिस्कस करने के लिए। ठीक है जी, चलिए, तो कल हम अगली बातें डिस्कस करेंगे। जितना करवाया गया आप उतना निवेदन करता हूँ पढ़ के आएंगे। ठीक है जी, बाकी डिस्कशन कल करते हैं।